वर्तमान में हमारे समाज में आयुर्वेद के विज्ञापनों से कोई भी अछूता नहीं है। टीवी में प्रसारित विज्ञापनों को देखकर व समाचार पत्र व पत्रिकाओं में छपे विज्ञापनों को पढ़कर बहुत सारे लोग बिना चिकित्सक की सलाह के अपने स्तर पर उन औषधियों का प्रयोग शुरू कर देते हैं। लाभ ना होने की स्थिति में बाद में बताते हैं कि उन्होंने जोड़ों के दर्द की दवाई टीवी में विज्ञापन देखकर मंगवाई थी और उससे लाभ होने के बजाय दर्दें और बढ़ गई। जिस परिवार में शादी के योग्य लड़कियां होती हैं उनमें से बहुत से सदस्य मोटापा कम करने वाली, कद बढ़ाने वाली व गोरा करने वाली क्रीम का प्रयोग करते हैं। लाभ ना मिलने पर वे परेशान हो जाते हैं। उनके प्रोडक्ट्स को प्रयोग करने के बाद ही बहुत सारे विज्ञापनों के खोखलेपन का पता चलता है। जब तक उनके प्रोडक्ट्स को प्रयोग नहीं किया जाता तब तक ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में ढेर सारे चमत्कार उपलब्ध हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। रामचरितमानस में लिखा है कि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब अच्छी संगति के साथ होते हैं तो वे गुणों के साथ, और बुरी संगति से वे दोषों से युक्त हो जाते हैं। जिस तरह मणि, माणिक व मोती की शोभा सांप, पर्वत और हाथी के सिर पर नहीं होती, उसी तरह आयुर्वेद की शोभा नीम हकीमों से नहीं होती। लोग कहते हैं कि भारत देश पर विभिन्न विदेशी शासकों ने राज किया और उसके कारण आयुर्वेद का पतन हुआ, पर मेरा मानना है कि अपने ही देश में आयुर्वेद को गलत ढंग से प्रचारित करने वाले इसकी छवि को अधिक धूमिल कर रहे हैं। समाज में प्रचलित झूठे लुभावने विज्ञापन आयुर्वेद की जड़ों में तेल डाल रहे हैं। इस तरह के विज्ञापनों का माया जाल आयुर्वेद को सत्य से कोसों दूर वाले स्वरूप को दर्शाता है। बहुत सारे विज्ञापन आयुर्वेद को उसके गुणों के आधार पर नहीं अपितु व्यक्ति की दुखती रग के अनुसार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ तो हर व्यक्ति की पहुंच में नहीं होते, इसलिए कुछ व्यापारी लोगों के भोलेपन का लाभ उठाकर आयुर्वेद के नाम पर अनुचित व्यापार करते हैं। व्यापार करना गलत नहीं है, लेकिन आयुर्वेद को गलत ढंग से प्रचारित करने से पद्धति का नुकसान होता है। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा एक लाभदायक विधा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व के मानचित्र पर आयुर्वेद की पहचान बनाने में पंचकर्म एक बहुत बड़ा साधन रहा है। पंचकर्म चिकित्सा के नाम पर देश के विभिन्न स्थलों पर बहुत सारे पंचकर्म सेंटर खुले हैं। बहुत से लोग जो शास्त्रोक्त विद्या से अनभिज्ञ हैं, वे पंचकर्म के नाम पर लोगों की शास्त्र से हटकर चिकित्सा कर रहे हैं। इससे न केवल विद्या की बदनामी होती है, अपितु आयुर्वेद की गरिमा का भी ह्रास होता है। मोटापा कई रोगों का जन्मदाता है। जो रोग एक सामान्य व्यक्ति को अधिक नहीं होते, वह रोग एक मोटापे से ग्रसित व्यक्ति को आसानी से हो जाता है। मोटापा अनेक रोगों का आश्रय है। इसके साथ शारीरिक सौंदर्य का भी संबंध है। इसके प्रति लोगों की संवेदनशीलता स्वाभाविक है। इस मानसिकता का लाभ उठाकर बहुत से नकली चिकित्सक मोटापे को दूर करने के विज्ञापन प्रचारित कर आयुर्वेद को बदनाम करते हैं। वाग्भट ने कहा है कि अति स्थूलता अर्थात मोटापे की अपेक्षा अतिकृष्टता उत्तम होती है, क्योंकि स्थूलता की कोई चिकित्सा नहीं होती। अगर मोटापे की चिकित्सा होती तो संसार में कोई भी व्यक्ति मोटा नहीं मिलता। गंजापन एक ऐसी अवस्था है जिसके प्रति कुछ लोग संवेदनशील रहते हैं। गंजेपन के नाम पर बहुत सारे विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं। सिर पर बाल ना होने से, अगर एक तेल लगाने से गंजे सिर पर लहलहाते काले बाल आ जाएं, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति गंजा नहीं होता। क्योंकि अधिकतर समाचार पत्र वाले व स्वास्थ्य पत्रिकाएं इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन से पोषित होते हैं, इसलिए वो इस सामाजिक कुरीति पर अपना मुंह बंद रखना उचित समझते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयुर्वेद के ग्रंथों में कुछ इस तरह के योगों का उल्लेख है, लेकिन उसका प्रभाव सब प्रकार के गंजेपन पर फलित नहीं होता। परीक्षा में नंबर अधिक आए, इसके लिए विद्यार्थी हर प्रकार से प्रयास करते रहते हैं। अगर किसी दवाई को खाने से दिमाग तेज होता तो कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होता। शब्दकोश में मूर्ख, मंदबुद्धि जैसे शब्दों का अस्तित्व नहीं होता।
बहुत बार अपनी नैसर्गिक समझदारी के कारण जब कोई बालक किसी परीक्षा में बाजी मार लेता है अथवा किसी खेल स्पर्धा में विजयी हो जाता है तो समझो भविष्य में उसकी बुद्धि व प्रतिभा का श्रेय कोई आयुर्वेदिक कंपनी खरीद लेगी। आयुर्वेद में बुद्धि व स्मृति तेज करने वाली औषधियों का उल्लेख है, लेकिन विज्ञापन कंपनियों के दावे प्रायः बढ़ा चढ़ाकर ही किए जाते हैं। काले रंग को गोरा करने के लिए युवा वर्ग परेशान रहते हैं। अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई लगाने से कोई गोरा हो जाए तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति काले रंग का नहीं मिलेगा। वैवाहिक विज्ञापनों में गोरी कन्या चाहिए जैसी पंक्तियों की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन इस तथ्य से अवगत होते हुए भी बहुत से लोग ना जाने आयुर्वेद के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। डायबिटीज अथवा मधुमेह को अभी तक किसी भी चिकित्सा पद्धति द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। चरक संहिता में इसे असाध्य रोग कहा है और आज के समय में भी ये असाध्य है। फिर भी मधुमेह रोग के शर्तीय इलाज के विज्ञापनों की भरमार देखने को मिलती है। साथ में नीम हकीमों के पास भी इसको ठीक करने के दावे उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों में वर्णित दवाइयों से लाक्षणिक चिकित्सा अवश्य हो सकती है, लेकिन रोग को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्श अर्थात बवासीर भोजन पचाने वाली अग्नि की मंदता से होती है, अतः उसकी चिकित्सा में जठर अग्नि को प्रदीप्त करना होता है। केवल एक मल्लम के प्रयोग से उसका ठीक होना असंभव है। जोड़ों के दर्द अनेक, उपाय एक जैसे विज्ञापन लुभावने तो अवश्य होते हैं, लेकिन सत्य से बहुत दूर होते हैं। हर दर्द में सामान्य सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया जा सकता। इससे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आयुर्वेद में हर्बल शब्द को पकड़कर बहुत से कंपनी वालों ने इसके व्यापार को चाहे करोड़ों रुपए तक पहुंचा दिया हो, लेकिन आयुर्वेद को कितना नुकसान पहुंचा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर किसी आयुर्वेदिक औषधि के सेवन से 70 साल का व्यक्ति तेज दौड़ता हुआ दिखाई देता है तो उसकी सत्यता का एहसास आप स्वयं कर सकते हो। विश्व में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कोई सुविधा उपलब्ध इसलिए होती है कि प्रकृति द्वारा उनका बल एक युवा की तुलना में कम हो जाता है, अतः उसकी क्षमताओं की सीमाएं संकुचित हो जाती हैं। उस पर किसी भी दवा से चमत्कार की आशा रखना मानो हथेली पर सरसों जमाने के समान है। इसके विपरीत टीवी में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में सभी असाध्य रोगों के इलाज का दावा होता है। वे अपने आसपास मिलने वाली जड़ी बूटियों के अंग्रेजी नाम बोलकर उन्हें हिमालय की दुर्लभ औषधियां बताकर महंगे दामों में बेचते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का हर दशक में किसी न किसी एक जैविक गुण का ह्रास होता है। प्रथम 10 वर्ष के अंत में बाल्यावस्था अर्थात चंचलता का ह्रास हो जाता है। दूसरे दशक के अंत तक व्यक्ति की वृद्धि जिस स्तर तक होनी है उसी स्तर तक हो जाती है। उसके उपरांत वृद्धि को पूर्ण विराम लग जाता है। व्यक्ति की छवि 30 वर्ष तक सबसे उत्तम रहती है, उसके बाद उसकी छवि कम होनी शुरू हो जाती है। किसी भी विषय को धारण करने की शक्ति जितनी 40 वर्ष की उम्र तक रहती है उसके उपरांत उतनी नहीं रहती। 40 वर्ष से धारण शक्ति का ह्रास होना शुरू हो जाता है। त्वचा की सुंदरता 50 वर्ष तक बनी रहती है। 50 वर्ष की उम्र पूरी होते ही त्वचा की सुंदरता में कमी आ जाती है। शारंगधर संहिता अनुसार 100 वर्ष की जिंदगी के अंतिम 3 दशक में अर्थात 80 वर्ष की आयु में विक्रम, 90 वर्ष की आयु में बुद्धि व 100 वर्ष की आयु में कर्म इंद्रियों का ह्रास होता है। भगवान ने जो हमें एक फिक्स फॉर्मेट दिया है, अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेना चाहिए। इससे अधिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अर्थात 20 वर्ष की आयु के बाद लंबाई बढ़ाने के लिए आयुर्वेद से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और ना ही टीवी में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के आधार पर किसी आयुर्वेदिक दवाई खाने से किसी 70 वर्ष के बाद वाले व्यक्ति को आयुर्वेद औषधियों के सेवन से तेज भागने के सपने देखने चाहिए।